जय हिंद दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का पीसीएस अभ्यास के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास मेंस की है। जीएस पेपर 6 की यहाँ पर क्लास चल रही है आप लोगों की। डे 18 है आज का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आज की जो हमारी ये क्लास है, इस क्लास के अंतर्गत जिस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सिलेबस का एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है आप लोगों का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के सहारे हम लोग उस पूरे पोर्शन को कवर करेंगे, प्लस कैसे आंसर लिखा जा सकता है, कैसे आंसर की फॉर्मेटिंग की जा सकती है, ये सब कुछ हम लोग बहुत ब्रॉड लेवल पे यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा बात है इस क्वेश्चन को लेकर के, क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, समझो भाई। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में भूजल, मतलब क्या कह रहा है, ग्राउंड वाटर इन द उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ग्राउंड वाटर के उपयोग से जुड़ी प्रमुख समस्याएं एवं चुनौतियों का क्या करिए, उल्लेख करें। ठीक है, मतलब मेंशन करना है, केवल ध्यान समझना, केवल यूपी में ग्राउंड वाटर्स को लेकर के जो समस्याएं हैं, जो चैलेंजेस हैं, ठीक है, या फिर जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, इनको बस बताना है, मेंशन करना है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर, तो क्वेश्चन की जो शब्द सीमा है वो भी बहुत कम है। ठीक है, 125 शब्द में ही, मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न के तौर पर आप लोगों को इसका आंसर यहाँ पर लिखना है। तो एक बात तो बहुत क्लियर है, देखो मैंने कहता हूं ना बार बार, जब कैलेंडर वर्ड्स का मतलब समझो तो पहले मतलब समझो वास्तव में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो क्वेश्चन के दो कंपोनेंट्स है। क्या है, क्वेश्चन के दो पार्ट है। कौन कौन से पार्ट है भाई? पहले पार्ट में पूछ रहा है कि आप इसके संदर्भ में जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को बताओ ग्राउंड वाटर को लेकर के, प्लस इस समस्याओं को दूर करने के लिए कौन कौन से चैलेंजेस यहाँ पर फेस करने पड़ रहे हैं उनको बताओ। देखो जनरली प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस का मतलब सिमिलर निकलता है। आप चाहो तो उनको सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हो, क्योंकि हमारे पास शब्द सीमा बहुत लंबी है भी नहीं, तो हमको सिमिलर मानकर लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहो तो समस्याओं को एक अलग हेडिंग में दे सकते हो और चुनौतियों को एक अलग हेडिंग में दे सकते हो। दोनों तरीके से आप स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो पहला तो बात ये हो गया कि क्वेश्चन के कंपोनेंट कितने, तो क्वेश्चन के दो कंपोनेंट है, ये बात ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर क्वेश्चन का जो कैलेंडर वर्ड था वो कितना था, वो क्या था, वो था कि मेंशन करिए। ठीक है, मतलब उल्लेख करिए। उल्लेख करने का मतलब बहुत सिंपल सा है, आपको इसकी एनालिसिस नहीं करनी, आपको इसको क्रिटिकली एनालाइज नहीं करना है, आपको केवल बताना कि हाँ भाई ये समस्याएं हैं, ये चुनौतियां हैं। लेकिन फिर मैं कहूंगा, चूंकि आपके अंदर OLQ होना चाहिए, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि आपको इन समस्याओं का सॉल्यूशन भी बताना पड़ेगा। बहुत लंबा सॉल्यूशन नहीं, जब आप निष्कर्ष दोगे, जब आप कंक्लूजन दोगे, तो कंक्लूजन में ही कुछ वे फॉरवर्ड की कुछ पॉइंट्स यहां पर आप लोग मेंशन कर सकते हो, आपका आंसर का पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट किया जाए क्लास को यहां पर। अब देखो भाई, दो तीन बातें। सबसे पहला क्या, मैंने जब क्वेश्चन को पढ़ा तो मेरे दिमाग में एक बात तो बहुत तेजी से क्लिक किया, जो कि हर क्वेश्चन में क्लिक करता है, इस क्वेश्चन का कंक्लूजन। मैं कंक्लूजन क्या दूंगा यहां पर, सोचो, आप सोचो। मैं समझना चाहता हूं कि अगर आप डे 17, जो 17 दिन की पूरी क्लास आप लोगों की हुई है, अगर आपने 1 से लेकर के 17 डे तक की क्लासेस की होंगी, तो आप इसका एग्जैक्टली वो कंक्लूजन सोचोगे जो मैं अभी सोच पा रहा हूं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कई बार डिस्कस किया, हर क्लास में डिस्कस किया। सोचो ना भाई, कौन सा SDG भूजल ग्राउंड वाटर के बारे में बताता है, सोचो एक बार। देखो नहीं दिमाग में आ रहा तो मैं समझाता हूं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 06 क्या कहता है, कहते हैं क्लीन वाटर, साफ पानी, और सैनिटाइजेशन मतलब स्वच्छता। ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 06 के अंतर्गत टारगेट की गई हैं। तो मतलब क्या हुआ कि निष्कर्ष का एक बिंदु तो आपका बहुत क्लियर हो गया। ठीक है भाई, क्लीन वाटर के अंतर्गत तो ग्राउंड वाटर भी आएगा ना, भूजल भी जो आप लोगों का है वो इसी के अंतर्गत आएगा। अच्छा, आपको लग रहा है कि नहीं नहीं भाई, हम क्यों ये बातें बताएं, हम क्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 06 से रिलेट करें, कुछ और सोचते हैं। ठीक है, आप सोचो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एक मैंने आप लोगों से और डिस्कस किया था और मैंने कहा था कि इसको याद कर लेना। याद इसलिए कर लेना, प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। मुझे पता है कि मेंस में कहीं ना कहीं पर डेवलपमेंट पर क्वेश्चन आया, कहीं ना कहीं पर अर्बन प्लानिंग पर क्वेश्चन आया, कहीं ना कहीं पर शहरी डेवलपमेंट पर क्वेश्चन आएगा। उन सभी प्रश्नों में स्मार्ट सिटी पर क्वेश्चन आएगा, उन सभी क्वेश्चंस में आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 को कोट कर सकते हो और बता सकते हो कि जो हमारा ये टारगेट है, ये सस्टेनेबल सिटीज के निर्माण की बात करता है, सतत शहरों के निर्माण की बात करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो गोल है, ठीक है, सस्टेनेबल सिटीज वाला गोल, ये गोल तो आप लोगों को याद होना ही चाहिए। और सस्टेनेबल सिटीज के अंतर्गत भूजल का संवर्धन भी शामिल होगा, ग्राउंड वाटर का संवर्धन हो गया, वाटर का पॉल्यूशन को रोकने के तरीके हो गए, वो सारी बातें यहां पर शामिल होंगी। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आपको इससे रिलेट करता है। लेकिन सबसे अच्छा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यहाँ पर 06 है, जिसको आप लोग कंक्लूजन में मेंशन कर सकते हो। तो एक बात तो यहाँ पर मेरा क्लियर हो गया कि किस प्रकार से निष्कर्ष की तरफ मैं आगे बढ़ूंगा।
मैंने क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहले निष्कर्ष सोचा, मैं इंट्रोडक्शन सोचा ही नहीं हूँ अभी, अब इंट्रोडक्शन सोचने जाता हूँ। तो देखो यहाँ पर इंट्रोडक्शन हम लोग क्या दे सकते हैं, दो बातें समझना। क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा कि इंट्रोडक्शन पर जब भी हम लोग जाते हैं तो इंट्रोडक्शन में 2-3 तरीका होता है देने का, ठीक है। जैसे कि मैं स्टार्ट करता हूँ इंट्रोडक्शन से, इस क्वेश्चन की भूमिका में मैं क्या लिखूंगा, मैं दे सकता हूं यूपी के ग्राउंड वाटर के संदर्भ में कोई फैक्ट, कोई आंकड़ा बता सकता हूं, ठीक है। या फिर कोई रिपोर्ट अगर आई होगी रिसेंट की, या तो गवर्नमेंट की या तो किसी प्राइवेट बॉडीज की, प्राइवेट पार्टीज की, मैं उन रिपोर्ट को भी यहां पर मेंशन कर सकता हूं। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, नोट करना स्टार्ट करो आप लोग। सबसे पहली रिपोर्ट जो मैं मेंशन करना चाहूंगा वो है नीति आयोग की रिपोर्ट, ठीक है। वो कौन सी रिपोर्ट है, नीति आयोग की। आई होप कि आप में से कुछ लोगों ने इस रिपोर्ट को मेंशन तो जरूर किया होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका कहते हैं हम लोग कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ठीक है, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक। हिंदी इंग्लिश दोनों बता दिया भाई, देखो कितना अच्छा मैं हूं, ठीक है। मतलब समग्र जल प्रबंधन सूचकांक का मतलब हो गया कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। नीति आयोग इस इंडेक्स के माध्यम से जो राज्यों की स्थिति होती है उसका मूल्यांकन करता है, किसके संदर्भ में, वाटर के संदर्भ में। अब नीति आयोग इस रिपोर्ट में बताता है कि जो यूपी की कंडीशन है वो क्या है, बहुत खराब है, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो कि अच्छा एक बात और, ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट मुझे लगता है 2019 या 20 में पहली बार जारी किया गया था, उसके बाद से दूसरी बार जब जारी हुआ, हाँ 19 से पहली बार, 20 में दूसरी बार, उसके बाद तीसरी बार अभी तक जारी नहीं हुआ है, इसके लिए बहुत कंफ्यूज में बता रहा हूँ। अब सिंपल सा ऐसा लिखो कि नीति आयोग के कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के अनुसार, ठीक है, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक के अनुसार पूरे भारत में जो उत्तर प्रदेश का स्थान है जल प्रबंधन में वो सबसे खराब स्थिति में है, ठीक है। इसके निम्नलिखित समस्याएं देखने को मिलती है। फिर आप मेन बॉडी पर शिफ्ट हो जाओगे और मेन बॉडी के सारे पॉइंट्स वहां पर लिखना स्टार्ट कर सकते हो। तो एक तो कंडीशन आपका, आप ये फैक्ट्स अपना आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा नीति आयोग ये भी बताता है कि यूपी के जो ग्राउंड वाटर के दोहन है, ठीक है, यूपी में जो ग्राउंड वाटर का निष्कर्षण होता है, ठीक है, हम उसको यूज करते हैं, वो बहुत बड़ी मात्रा में होता है। मैं आपको कुछ यहाँ पर फैक्ट दिखाना चाहता हूँ। देखो फैक्ट ये है, ठीक है, ये तो मैं अभी सॉल्यूशन पर बाद में आऊंगा। मैं आपको कुछ फैक्ट दिखाता हूँ यहाँ पर। पहले फैक्ट देखो, ये डाउन टू अर्थ जो मैगजीन है, साइंस की बहुत फेमस मैगजीन है, ठीक है। मैगजीन ने कुछ रिपोर्ट पब्लिश की, अपनी रिपोर्ट में क्या बता रहा है समझो, यूपी के बारे में कह रहा है जो उत्तर प्रदेश है is grappling with unabated use of the groundwater resource due to growing demand, particularly in the agriculture sector। मतलब क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में ग्राउंड वाटर संसाधन की जो डिमांड बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। उसका कारण क्या है, क्योंकि सबसे अधिक डिमांड इसकी कहां पर बढ़ रही है, कृषि क्षेत्र में बढ़ रही है। कुछ आंकड़ा देगा, आंकड़ा क्या दे रहा है, कह रहा है कि अगर हम पिछले 30 से 40 वर्षों की बात करें तो यूपी में जो ग्राउंड वाटर है उसके उसके यूज का इंक्रीज होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि यहाँ पर जो नेट इरिगेटेड एरिया है, ठीक है, जहां पर सिंचाई की जाती है, उन एरियाओं का क्षेत्रफल बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है, ठीक है। एक तो फैक्टर डाउन टू अर्थ ही दे रहा है, और क्या बता रहा समझो, कह रहा है कि जो स्टेट है हमारा यूपी, वो क्यों जाना जाता है कि यहाँ पर 87% इरिगेटेड एरिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि टोटल एरियाज में से, एग्रीकल्चर एरियाज में से 87% एरिया इरिगेटेड एरिया है, जबकि जो नेशनल एवरेज है, ठीक है, जो नेशनल एवरेज है वो है 49%, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर ये एवरेज 49% का, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में ये एवरेज 87% का है। आपको पता है कि जो ग्राउंड वाटर है उसका सबसे ज्यादा जो एक्सट्रैक्शन किया जाता है वो क्या था, इरिगेशन के पर्पज से। और चूंकि यूपी में एग्रीकल्चरल लैंड बहुत ज्यादा है, इरिगेशन का जो परसेंटेज यहाँ पर है वो राष्ट्रीय परसेंटेज के 49% से 87% के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ग्राउंड वाटर का सबसे ज्यादा यूज कहां पर हो रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में हो रहा है। तो ये कुछ आंकड़े हैं, आप चाहो तो इन आंकड़ों से भी अपने आंसर राइटिंग को, अपने इंट्रोडक्शन की स्टार्ट कर सकते हो। कैसे आप लिखोगे, आप लिखोगे कि प्रसिद्ध साइंस मैगजीन डाउन टू अर्थ के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज्यादा इरिगेटेड एरिया का राज्य माना जाता है, और चूंकि यहाँ पर नेट इरिगेटेड एरिया बहुत ज्यादा, इसलिए ग्राउंड वाटर का जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है वो इसी क्षेत्र में हो रहा है, ठीक है। आप एक इस पॉइंट को यहाँ पर इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हो। देखो जब भी कोई फैक्ट दो, ठीक है, तो उस फैक्ट के पीछे कोई ना कोई रिपोर्ट, कोई ना कोई आंकड़े, ठीक है, गवर्नमेंट के सोर्स हो गया, कोई प्राइवेट मैगजीन का सोर्स हो गया, आप उनको जरूर मेंशन करो। जब भी आप कोई कोट कर रहे होते हो ना, कोट करने के बाद अगर आप उसके सोर्स को बताते हो वहां पर, तो आपका आंसर बहुत ऑथेंटिक लगता है कि हाँ भाई बंदे ने कुछ रिसर्च की हुई है। दूसरी बात, अगर आपको आंकड़ा याद है और आपको ये नहीं पता कि आंकड़ा लिया कहां से गया है, तो उसके रिलेटेड कुछ मैगजीन वैगजीन सोच लेना, एक आध तुक्का लगा सकते हो।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं एकदम साफ बोलो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन ऐसे तुक्के केवल एक दो जगह पे लगाना, और वो भी तुक्के ऐसे हो जो कि हम मैच करते हो, आपको पता है। जैसे मानो प्रश्न पूछा गया उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर आपको कुछ कमेंट करना, ठीक है, आपको ये पता है यार कि यूपी में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उसमें बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है, ये आपको पता है, आपको ये आंकड़ा दिमाग में आपने कहीं ना कहीं पर पढ़ा हुआ है पिछले कुछ वर्षों के अंतर्गत। आप कोट करो सीधे कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार हालिया में उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं के खिलाफ अपराध है उसमें बहुत तेजी से वृद्धि देखने को मिली है। काम खत्म हो गया, आपने सोर्स भी बता दिया, आपने एग्जैक्टली फैक्ट भी यहां पर नहीं दिया, और आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो गया। तो ऐसे भी आप कुछ तुक्के लगा सकते हो, लेकिन वो तुक्के कुछ मात्रा में रखना, सारे मात्रा में मत रखना। अभी हम लोग केस स्टडी देखेंगे, जो ये डाउन टू अर्थ मैगजीन है, ये प्रॉपर केस स्टडी अपना लेकर के आई हुई है, उस केस स्टडी को हम लोग पढ़ेंगे आगे, लेकिन पहले भी हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। तो हमने एक एक आंकड़ा देखा, हमने नीति आयोग का, दूसरा हमने देखा यहाँ पर डाउन टू अर्थ का, डाउन टू अर्थ मैगजीन का हमने आंकड़ा देखा। और क्या आंकड़े हैं भाई, कुछ समझने का प्रयास करो, कुछ आंकड़े मैं आप लोगों को और देता हूँ। आंकड़ा ये है कि जो अटल भूजल योजना है, ठीक है, अटल भूजल योजना के अनुसार भारत में ओवर एक्सप्लॉइटेड एंड वाटर स्ट्रेस्ड स्टेट के अंतर्गत यूपी सबसे पहले शामिल है, और ये सबसे बड़ी समस्या है। जो अटल भूजल योजना, आपको पता है कि अटल भूजल योजना केंद्र सरकार और वर्ल्ड बैंक के द्वारा की जाती है, तो इसकी जो रिपोर्ट है वो भी इनके द्वारा मिला करके आते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार ग्राउंड वाटर के संदर्भ में सबसे ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेड, ठीक है, सबसे ज्यादा जो अति दोहन जहां पर हो रहा है वो, और सबसे ज्यादा वाटर स्ट्रेस्ड एरिया जो है वो आपका कहां पर है, वो आपका यूपी है, ठीक है, यूपी है। मैं अभी यहाँ पर फेस ऑफ कर दे रहा हूँ, लाइट चली गई है तो उससे आप लोगों को कुछ इशू आए, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। तो वाटर स्ट्रेस्ड और ओवर एक्सप्लॉइटेड एरिया में यूपी आपका सबसे पहले शामिल होता है। तो ये अटल भूजल योजना का भी आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक फैक्ट को दे सकते हो, ठीक है। अटल भूजल स्कीम के भी आप लोग फैक्ट्स यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। और क्या फैक्ट्स है भाई, कुछ फैक्ट्स और समझो आप लोग। एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पर जो है ना नेचुरल रिसोर्स पर ओवरबर्डन है, तो वो ओवरबर्डन ग्राउंड वाटर पर भी होगा। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि देखो, हमने क्या डिस्कस किया था कि यहाँ पर 17% आबादी रहती है पूरे भारत की, लेकिन 7% के अराउंड केवल लैंड है। इसका मतलब ये काम तो आपका ग्राउंड वाटर के संदर्भ में भी हो रहा होगा ना भाई, कि हमारे पास ग्राउंड वाटर की मात्रा कम होगी, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगा, मतलब क्या हो रहा है कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन यहाँ पर इस वजह से भी हो रहा है। आप इसको मेंशन करो कि 25 करोड़ की आबादी हमारे पास है, ठीक है, 25 करोड़ का हमारे पास जनसंख्या है, ठीक है, और उस जनसंख्या में से केवल 10% लोगों के पास, ध्यान रखना, 10% लोगों के पास क्लीन वाटर पहुंच पा रहा है। मतलब जो क्लीन वाटर तक एक्सेसिबिलिटी है, जो पहुंच है, वो केवल 10% यूपी के लोगों के पास है। ये भी एक आंकड़ा है, आप इस आंकड़े को भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, और इसमें सोर्स के तौर पर आप नीति आयोग का यूज कर सकते हो, ठीक है, नीति आयोग का यूज यहाँ पर कर सकते हो। तो ये मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन के 3-4 पॉइंट आपको बताए, आप इनमें से किसी भी एक पॉइंट से अपने इंट्रोडक्शन की शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। बहुत शानदार इंट्रोडक्शन है, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है। अच्छा लगेगा अगर आप लोग ऐसे इंट्रोडक्शन दोगे तो अपने एग्जाम में। केवल तुक्केबाजी में इंट्रोडक्शन देना कि अटल की उत्तर प्रदेश में भूजल का निष्कर्षण बहुत ज्यादा होता है और इसके निम्नलिखित समस्याएं हैं, ये देने से अच्छा है कि आप कोई फैक्ट बताओ, कोई रिपोर्ट बताओ, नंबर अच्छा मिलेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं मेन बॉडी की तरफ। देखो भाई, मेन बॉडी कोई बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। मेन बॉडी मुझे पता है कि आप लोग भी अच्छे से लिख लेते हो, आप लोग कंटेंट मिल जाता है आप लोगों को, बट फिर भी मैं कुछ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। हम लोग समस्याओं और चुनौतियों को लगभग सेम मान के चलेंगे, परेशान मत होना, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं। सबसे बड़ी जो समस्या आती है ग्राउंड वाटर को लेकर के, वो ये आती है कि हमारे पास चूंकि ओवरबर्डन है, ठीक है, लोगों तक क्लीन वाटर पहुंच नहीं पा रहा। हमने अभी डिस्कस भी किया कि केवल 10% लोगों तक यूपी के क्लीन वाटर का एक्सेसिबिलिटी थी, ये पहुंच थी। इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति के पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, साफ पीने का पानी नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब ये है कि उसको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होंगे। सबसे पहला, उसको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होंगे, और जब हेल्थ इश्यूज होंगे तो क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो गुड हेल्थ एंड वेलबींग की बात करता है, वो लक्ष्य यहाँ पर हमारा पूर्ति नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सतत विकास में बाधा देता है। कौन से हेल्थ इश्यूज होते हैं भाई, तो डिहाइड्रेशन होता है, इन्फेक्शंस होते हैं, डिसीज बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ तक कि मृत्यु भी होती है। नीति आयोग का कहना यह है कि अगर हम प्रत्येक साल की बात करें तो प्रत्येक साल इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई के कारण से, ठीक है, पूरे भारत में लगभग 2 लाख लोगों की मृत्यु होती है। क्या समझना, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, 2 लाख लोगों की मृत्यु होती है इनएडिक्वेट या फिर नॉट क्लीन वाटर सप्लाई के कारण से, ठीक है। 2 लाख लोगों की मृत्यु, तो ये आंकड़ा कौन कहता है, क्या आंकड़ा कहता है आप लोगों का, नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग। इस आंकड़े को आप लोग अपने मेन बॉडी के अंतर्गत यूज कर सकते हो। और क्या आंकड़ा कहता है भाई, डाउन टू अर्थ रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो भारत के उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में, ठीक है, कुछ जिलों में
ग्राउंड वाटर की समस्या इतनी है कि वहां पर ग्राउंड वाटर एकदम खत्म हो चुका है। और कुछ ऐसे जिले हैं, सेम टाइम पर बात बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक, अलग अलग टाइम पर नहीं, सेम आप देखोगे भी कि जून के महीने में ही उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में क्या होगा, बाढ़ आया होगा, ठीक है, और कुछ जिलों में सूखा पड़ा होगा। स्पेशली बुंदेलखंड वाला जो पूरा रीजन होता है, वहां पर क्या होता है, वाटर क्राइसिस हो जाती है बहुत भयंकर। तो ये सेम टाइम पर होने वाली घटनाएं हैं एक ही राज्य के अंतर्गत। तो बाढ़ और सूखा ग्राउंड वाटर को ये दोनों प्रभावित करते हैं, और ये दोनों सेम कंडीशन पर सेम सिचुएशन में एक साथ देखे जा रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है। और क्या समस्या है भाई, कि एनसीआर भी एक रिपोर्ट देती है, ध्यान समझना, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एक रिपोर्ट देती है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि वाटर क्राइसिस के कारण से जो झगड़े होते हैं, ठीक है, उन झगड़ों में 12 लोगों की मृत्यु हुई है पिछले साल। 12 लोगों की मृत्यु हुई है वाटर क्राइसिस के कारण झगड़े में, ठीक है। पता चला पानी भरने के लिए झगड़ा हुआ, एक ने एक को मार दिया, ठीक है। ऐसे झगड़ों में सोचो कितनी बेसिक नीड है। हम लोग कल बेसिक नीड को बात कर रहे थे ना, रोटी कपड़ा और मकान की हम लोग बात कर रहे थे गरीबी के अंतर्गत। भाई समझो, रोटी कपड़ा और मकान में रोटी जो हम लोग पढ़ते हैं ना, रोटी से भी पहले जरूरी पानी है हमारे लिए। और उस पानी के कारण से क्या हो रहा है कि एनसीआरबी ने बताया कि पिछले एक साल में 12 लोगों की मृत्यु हुई है, ठीक है। 12 लोगों की मृत्यु हुई, बहुत बड़ा आंकड़ा है। इस आंकड़े को आप लोग ध्यान रखना। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सेंटर ग्राउंड वाटर अथॉरिटी बॉडी, CGWB कहते हैं उसको हम लोग, ठीक है, सेंटर वाटर ग्राउंड बॉडी, ठीक है, सेंटर ग्राउंड वाटर बॉडी जो होती है, इस संस्थान के अनुसार पूरे भारत में 20 ऐसे राज्य हैं जो कि आर्सेनिक से प्रदूषित हैं, जिनका जो भूजल है, जो ग्राउंड वाटर है, वो क्या है, वो आर्सेनिक पॉल्यूटेड है। और इस आर्सेनिक पॉल्यूटेड स्टेट्स में आपका यूपी भी शामिल होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग मेंशन कर लेना, ये समस्या है आपकी, ठीक है। और समस्या क्या है, टेरी की एक रिपोर्ट, टेरी क्या है, द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, करीब करीब 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको आर्सेनिक प्रदूषित वाले ग्राउंड वाटर का उपयोग करने के लिए मजबूर है। मतलब यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि आर्सेनिक पॉल्यूटेड, क्या समझना, आर्सेनिक पॉल्यूटेड ग्राउंड वाटर का यूज करने के लिए मजबूर हैं। ये सारी समस्याएं हैं यूपी के ग्राउंड वाटर के संदर्भ में। ये सारे फैक्ट्स आप लोग ध्यान रखना, इन सारे पॉइंट्स को आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं निष्कर्ष पे आता हूँ। निष्कर्ष पे आने से पहले मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पर एक फैक्ट बताता हूँ, ठीक है। फैक्ट समझना, फैक्ट मतलब केस स्टडी बताता हूँ। ये केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं जितनी भी केस स्टडीज आप लोगों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, नोट करते चलो भाई, यूज करने को आप लोगों को भरपूर जगह मिलेगा, ठीक है। मेन बॉडी में यूज कर सकते हो, क्वेश्चन के आंसर में यूज कर सकते हो, नहीं कहीं पे मिलेगा, हो सके आप लोगों को ऐसा ऐसे लिखने को मिल जाए जहां पर इस संदर्भ में आप लोग केस स्टडी का प्रयोग कर सकते हो, वहां भी नहीं कर सकते हो तो एथिक्स में तो अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करके उन केस स्टडी का यूज कर ही सकते हो, ठीक है। तो केस स्टडी पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे मैं कुछ स्टडी बता रहा हूँ आज आप लोगों को, 3 केस स्टडी समझाऊंगा, तीनों पढ़ना, तीनों समझना, तीनों नोट कर लेना। सबसे सबसे पहला केस स्टडी है जल पुरुष के संदर्भ में, वाटरमैन, आपने नाम सुना होगा इनका, ठीक है। भारत के जो वाटरमैन है उनका नाम है राजेंद्र सिंह जी, ठीक है, राजेंद्र सिंह जी। और ये जो राजेंद्र सिंह जी है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये रहने वाले हैं बागपत के, ठीक है। अब चूंकि बागपत के रहने वाले हैं, तो हमारी नेक्स्ट केस स्टडी जो होगी वो होगी बागपत की, जिसको कई जगहों पर कई रिपोर्ट में कैंसर जिला भी कभी कभी कह दिया जाता है, ठीक है। ध्यान समझना, बहुत खुल के बता रहा हूँ। अभी मैंने इस पर एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, 2-3 दिन पहले की घटना है, ठीक है। वहां पर मैंने बागपत के संदर्भ में एक डॉक्यूमेंट्री पूरी देखी, तो मुझे लगा कि यार वास्तव में यहाँ पर ऐसी डिसीज है क्या, यहाँ पर 10 साल का बच्चा हो चाहे 50 साल का बुढ़ा हो, ठीक है, बुजुर्ग सॉरी, तो हर व्यक्ति क्या है, कैंसर से प्रभावित है। मतलब लगभग लगभग मैक्सिमम लोग यहाँ पर कैंसर से प्रभावित है। अगर कैंसर से प्रभावित नहीं है तो वहां पर उनके किसी ना किसी प्रकार से उनके हेल्थ इश्यूज विद्यमान है, उनको इन्फेक्शन विद्यमान है, पेट में कुछ समस्याएं हैं, ठीक है। कैंसर जिला वास्तव में कुछ बहुत ज्यादा कोट कर दिया गया है, ठीक है। बट वो ये समझाने के लिए कि बागपत के ग्राउंड वाटर की जो कंडीशन है वास्तव में बहुत खराब है, ठीक है। यहाँ का पानी जो है वास्तव में वो आर्सेनिक पॉल्यूटेड है, और लोग उसी दूषित पानी का प्रयोग करने के लिए मजबूर हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखोगे, इस पॉइंट को भी आप लोगों को मेंशन करना, ठीक है। तो एक तो बागपत की केस स्टडी हो गया, क्योंकि बागपत के रहने वाले राजेंद्र सिंह जिनको हम लोग वाटरमैन कहते हैं, जलपुरुष कहते हैं, इनके अकॉर्डिंग ना समझना, इनके अकॉर्डिंग यूपी के 27 जिले ऐसे हैं, ठीक है, यूपी के 27 जिले ऐसे हैं जहां पर जल संकट विद्यमान है, और उन जल संकट में मैक्सिमम जो एरिया है वो बुंदेलखंड के क्षेत्र में विद्यमान है, बुंदेलखंड के क्षेत्र में विद्यमान है। इसीलिए सरकार यहाँ पे प्रयास है, यहाँ पर सरकार
100 तालाबों का निर्माण करा रही है, मनरेगा के अंतर्गत 100 तालाबों का निर्माण करा रही है, तो रोजगार भी हो गया। रोजगार के माध्यम से जिस चीज का हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उससे ग्राउंड वाटर की मात्रा में वृद्धि होगी, ऐसी उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। ठीक है, तो जल पुरुष का एक केस स्टडी आपने देखा, आपने एक बागपत का केस स्टडी समझा, एक आप समझ लो गंगा नदी का केस स्टडी। तो गंगा मित्र, आपने गंगा मित्र का नाम सुना होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी जब से वाराणसी से जीते तब से उन्होंने गंगा के लिए बहुत काम किया। ठीक है, उन्होंने किया क्या, देखो समझो बात समझना। उन्होंने एक लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए उन्होंने काम ये किया, उन्होंने बलिया से लेकर के प्रयागराज तक के पूरे बेल्ट में, जो पूरा रीजन आता है, उस पूरे रीजन में युवाओं को वॉलंटियर के तौर पर प्रेरित किया कि आप लोग वॉलंटियर बनो। कैसे वॉलंटियर, तो आपको कहा जाएगा गंगा मित्र। ठीक है, आपको क्या कहा जाएगा, गंगा मित्र। आप ग्राउंड वाटर, आप गंगा नदी के स्वच्छ करने के संदर्भ में लोगों को करोगे अवेयर। तो गंगा मित्र कॉन्सेप्ट ये है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट, बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है। और यहीं पर नहीं, देखो सरकार जो हमारे प्रयास यहाँ पर कर रही है वो गंगा नदी की अविरल धारा निर्मल धारा के कॉन्सेप्ट पर भी कर रही है। आप इसको भी मेंशन करना, इसी क्वेश्चन के संदर्भ में नहीं मेंशन कर, ध्यान रखना ये सारे केस स्टडी एक क्वेश्चन में मत मेंशन कर देना। मैं आप लोगों को एक साथ बता रहा हूं ताकि आप लोगों को इस संदर्भ में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबके डायमेंशन कवर हो जाए। ठीक है, आपको पता है कि अविरल धारा निर्मल धारा इस नाम से सरकार ने एक इनिशिएटिव दिया, एक स्लोगन दिया। इसका मतलब क्या है, अविरल मतलब कॉन्टिन्यूअस फ्लो एंड निर्मल मतलब अनपॉल्यूटेड फ्लो। ठीक है, इसकी बात की जा रही है गंगा नदी के अंतर्गत। केवल यही नहीं, आप समझो, आपको पता है कि हम गंगा नदी को लेकर के जो काम करते हैं कि हम कहते हैं, मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया था कि गंगा नदी का मतलब ये कि स्वच्छ गंगा, आध्यात्मिक गंगा, ठीक है, अर्थ गंगा मतलब लोगों को वहां से रोजगार भी मिल रहा है, लोग वहां से धार्मिक क्रियाकलाप भी करे, और स्वच्छ नदी है। ठीक है, तो स्वच्छ गंगा, आध्यात्मिक गंगा, धर्म गंगा, इकोलॉजिकल गंगा मतलब उसका इकोलॉजिकल फ्लो बना हुआ है, वहां पर जो जीव जंतु रह रहे हैं उस नदी के अंतर्गत वो भी सही प्रकार से जीवित है। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट पर हम गंगा नदी का सुरक्षित करें। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेना कि स्वच्छ गंगा, आध्यात्मिक गंगा, अर्थ गंगा, इकोलॉजिकल गंगा, ठीक है, गंगा मित्र, अविरल धारा, निर्मल धारा, इन सभी कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान रखना, जल प्रदूषण आपके सिलेबस के अंतर्गत एक टॉपिक है और उस टॉपिक से गंगा नदी पर क्वेश्चन बन सकता है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा, ये सारे की पॉइंट्स आप लोगों को मेंशन करने, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स में बता रहा हूं। और मैं आपको एक बात की गारंटी ले सकता हूं, आप लोग जितने लोगों ने यहाँ पर क्लास कर रहे हो ना, मुझे लगता है कि ऑन एवरेज 2000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि रेगुलर इस क्लास को कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो मैं व्यू देख पा रहा हूं आप लोगों का, मैं आपको चैलेंज दे सकता हूं, आप मार्केट में अवेलेबल कोई भी बुक लेकर के आओ, मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको। ठीक है, आप मार्केट में या फिर सबसे बड़ी बड़ी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आप उनके कोई भी क्लासेस देख लो इस टॉपिक पर, अगर आपको इतना सारा कंटेंट एक क्लास में मिल जाए तो बताना मुझे। ठीक है, तो मैं भी वो क्लास देकर के सीखूंगा कि हाँ मुझे भी सीखना है, मुझे अपने में इंप्रूवमेंट करना है। अभी मैं अपने लेवल पर इतना प्रयास कर रहा हूँ कि आपको सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड कर सकूँ। हाँ, थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होगी, जो कि मैं आप लोगों के सजेशंस लगातार ले रहा हूँ। आप लोगों के जो भी सजेशन हो कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करो, ठीक है, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ भाई मुझे कहाँ पर इंप्रूवमेंट करना है। पॉइंट क्लियर है? तो देखो मेन बॉडी हो गया, हमने कुछ केस हिस्ट्री देख लिया, एक दो केस हिस्ट्री मेंशन कर देना। अच्छा, इसी के साथ एक बात और समझो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, जितने लोग ये सीरीज देख रहे हो, अब मैं बहुत खुल के बोल रहा हूँ, समझना, जितने लोग ये सीरीज देख रहे हो, आप लोग इस प्रयास इनिशिएटिव से जरूर जुड़ो। इसलिए जुड़ो कि देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे जो सीरीज चल रही है उसमें डेली आप लोग को एक क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, आने वाले 100 दिनों में हम लोग 100 क्वेश्चन को टारगेट करके चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये 100 क्वेश्चन से आपका कुछ होगा नहीं, आपको आंसर राइटिंग की स्किल्स डेवलप होगी, आंसर राइटिंग आपको करनी ही पड़ेगी, और वो आंसर राइटिंग करने का आपको मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं, मैं आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूं, वो है प्रयास, जो कि डेली ड्रिल है यूपीपीसीएस के लिए। इसके अंतर्गत आप लोगों को बाइलिंगुअल आंसर राइटिंग कराई जाएगी, मॉडल आंसर दिया जाएगा, कॉपी वैल्यूएट की जाएगी, एक मंथ में 50 क्वेश्चन आप लोगों के टारगेट यहाँ पे किए जाएंगे, जो कि पेपर 5 और पेपर 6 से रिलेटेड होंगे। ठीक है, फीस बहुत मिनिमम है, बहुत मिनिमम फीस है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इतना एफोर्ड कर पाना हमारे लिए मुश्किल हो जा रहा है अभी। ठीक है, इतने सारे फ्री इनिशिएटिव्स के बीच में हम लोग एक पेड कोर्स लेकर के आ रहे हैं, उसका कारण यह है कि हम लोग अपने इस पूरे सीरीज को, इस पूरे प्लेटफॉर्म को एफोर्डेबल बना सके, अपने लिए भी और आपके लिए भी। ठीक है, ये बात समझना, तो आप सब लोग ज्वाइन जरूर करो, बैच स्टार्ट होने वाला है, जितना जल्दी ज्वाइन करो उतना आप लोगों को फायदा मिलेगा और आप लोग अच्छे से चीजों को आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, देखो निष्कर्ष पर आता हूँ, कुछ निष्कर्ष के पॉइंट डिस्कस करता हूँ, क्या क्या निष्कर्ष हम लोग दे सकते हैं। सबसे पहले तो कंक्लूजन देंगे, हम देंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 06 या फिर 11, ठीक है, दोनों में से कोई भी दे सकते हैं, छोड़ो आगे बढ़ो। आपने इससे पहले एक कॉन्सेप्ट सुना होगा वन हेल्थ अप्रोच का। वन हेल्थ अप्रोच के अंतर्गत क्या होता है कि हम पर्यावरण, हम मनुष्य, अपने जीव जंतु, पेड़ पौधे, सभी की सामूहिक रूप से हम सभी के स्वास्थ्य की परिकल्पना करते हैं और सभी को सामूहिक रूप से लेकर के आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब यह है
कि हम किसी भी एक बॉडी को छोड़ करके, पेड़ पौधों को छोड़ करके या फिर जीव जंतु को छोड़ करके मनुष्य की हेल्थ पर बात नहीं कर सकते, क्योंकि सब चीजें आपस में कोरिलेटेड होती है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पर आप ऐसे लिख सकते हो कि वन हेल्थ अप्रोच के आधार पर हमको अपने यहाँ पर वन वाटर अप्रोच लेकर के आना चाहिए, ठीक है। क्या लेकर के आना चाहिए? वन वाटर अप्रोच। एकदम इनोवेटिव आंसर है, एकदम इनोवेटिव कंक्लूजन दे रहा हूं, कहीं नहीं मिलने वाला आप लोगों को, ठीक है। और क्या कंक्लूजन भाई, देखो समझो। और मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ 3A का, इससे पहले मैंने 4A का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, ठीक है। 4A के कॉन्सेप्ट में कभी भी एग्जामिनर को मत पता चलने देना कि आप 4A के आधार पर आंसर लिख रहे हो, ध्यान समझना। लेकिन यहाँ पर आप 3A वाले कॉन्सेप्ट में आप बता सकते हो एग्जामिनर को, देखो मैं 3A का सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। 3A का सॉल्यूशन क्या है? दरअसल क्या है ना, जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, ठीक है, वो हमेशा कुछ ना कुछ ट्रिक्स देते रहते हैं। विरल धारा, निर्मल धारा, कभी उन्होंने 3A दे दिया, कभी उन्होंने स्मार्ट दे दिया कि स्मार्ट पुलिस क्या हो सकता है, कभी उन्होंने समाधान कॉन्सेप्ट दे दिया, ठीक है। ऐसे वो कॉन्सेप्ट देते रहते हैं। अभी मैंने आपको नारी शक्ति पर एक कॉन्सेप्ट बताया था ना, ठीक है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, कर्म शक्ति, ये सब प्रधानमंत्री जी का दिया हुआ कोड से, ठीक है, बात समझना। तो ऐसे ही 3A के कॉन्सेप्ट भी उनके द्वारा दिया गया। उनके द्वारा कॉन्सेप्ट क्या दिया गया कि प्रदूषण से निपटने के लिए किसी भी प्रकार के पॉल्यूशन के क्वेश्चंस में आप निष्कर्ष में दे सकते हो कि 3A के अप्रोच को फॉलो करना चाहिए। 3A का अप्रोच क्या कहता है? कहता है, समझना, कि एक्शन मतलब कुछ आप एक्शन लीजिए, कुछ आप यहाँ पर स्टेप लीजिए। एक्शन के बाद आप अकाउंटेबिलिटी तय करिए भाई, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी तय करिए मतलब जवाबदेहिता तय करिए। इस संदर्भ में किसकी जवाबदेहिता? अगर कोई पॉल्यूशन कर रहा है, तो अगर ग्राउंड वाटर का इलीगल निष्कर्षण कर रहा है, तो सरकार उसके खिलाफ 7 साल की सजा कर सकती है। ये कॉन्सेप्ट बताओ। सरकार ने 2020 में एक रूल एक वो बनाया है यूपी सरकार के द्वारा कि यूपी ग्राउंड वाटर इलीगल निष्कर्षण को लेकर सरकार ने एक अधिनियम जारी किया। उसने कहा कि अगर आप इलीगल सबमर्सिबल कराते हो, इलीगल आप निष्कर्षण करते हो ग्राउंड वाटर का, तो 7 साल की सजा होगी। अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर तय की जा रही है। और क्या भाई? एक्शन, अकाउंटेबिलिटी, और इसके बाद आप लोग यहाँ पर दे सकते हो अवेयरनेस, मतलब जागरूकता। तो ये 3A के कॉन्सेप्ट से हम लोग ग्राउंड वाटर का जो अति दोहन हो रहा है, उस दोहन को कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। एक्शन में क्या भाई, आपको पता है कि इरिगेटेड एरियाज पर ज्यादा यूज हो रहा है ग्राउंड वाटर का। इसका मतलब ये है कि हमको वहां पर वाटर की मात्रा कम करनी पड़ेगी। कैसे कम करोगे? आप कहो ना भाई कि हम इजराइल जैसे देशों से क्यों नहीं टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, वहां पर पानी नहीं है, फिर भी वो हमसे अच्छी खेती करते हैं, आकर के हमको एग्रीकल्चर पे नॉलेज देते हैं। तो वहां से जो प्रधानमंत्री मोदी का कॉन्सेप्ट भी है कि प्रत्येक बूंद प्रत्येक फसल के कॉन्सेप्ट पर उन्होंने इरिगेशन सिस्टम को लेकर के आया था, उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत, ठीक है। तो एक्शन लेने की आवश्यकता है। स्प्रिंकलर टेक्नोलॉजी पर हमको इरिगेशन करने की आवश्यकता है, ठीक है। ये सब टेक्नोलॉजी प्रयोग करो भाई। जो जिला उत्तर प्रदेश का, समझना, एक ये भी आप लोग मेन बॉडी में इशू बता सकते हो क्या, कि यूपी में ना एग्रीकल्चर पैटर्न बहुत इलॉजिकल है, मतलब अवैज्ञानिक तरीके से। क्या भाई? जहां पर जल की मात्रा सबसे कम है, वहां पर हम गन्ने की खेती कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता होती है। जहां पर जल की मात्रा सबसे कम है, वहां पर हम धान की खेती कर रहे हैं, उसमें भी जल की मात्रा बहुत चाहिए। तो हमारा ग्राउंड वाटर इरिगेशन पैटर्न के मध्य में कोई कोरिलेशन नहीं है। हम लोग अनसाइंटिफिक मैनर में एग्रीकल्चर किए जा रहे हैं। इस क्षेत्र पर ध्यान देने की आवश्यकता है, एक्शन लेने की आवश्यकता है, अकाउंटेबिलिटी तय करने की आवश्यकता है, और लोगों को अवेयर करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये 3A का कॉन्सेप्ट बता सकते हो। यहीं पर आप लोगों को पता भी, आपने से पहले एक पॉल्यूशन को लेकर के भी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है 3R का, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। याद रखना बस, मैंने आपको यहाँ पर एक समझा दिया है साथ साथ में। कल आपने क्लास में देखा था कि मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच। बताओ आप लोग यहाँ पर कि मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच की हमको रिक्वायरमेंट है। हमको गवर्नमेंट के साथ साथ जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, NGOs हैं, और यहाँ के जो लोग हैं, उन सभी को एक साथ लेकर के हमको ग्राउंड वाटर के संरक्षण के संदर्भ में लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। और उसके लिए प्रॉपर हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए यहाँ पर डेडिकेटेड वाटर पॉलिसी। यूपी के लिए हमको एक डेडिकेटेड वाटर पॉलिसी की रिक्वायरमेंट है। ये आप कंक्लूजन में दे सकते हो, या फिर आप ये बता सकते हो कि स्मार्ट सिटी के साथ साथ, समझना, ये सारे पॉइंट्स मैं आप लोग बता रहा हूं, आप कोई भी कंक्लूजन देना कि स्मार्ट सिटी के साथ साथ हम लोग को वाटर सेंसिटिव सिटी का भी निर्माण करने की आवश्यकता है। हम लोग को वाटर सेंसिटिव सिटी के निर्माण की आवश्यकता है। ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर एक मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ कंक्लूजन के प्रकार थे। आपको पता है कि सरकार ये बहुत सारे एफर्ट्स कर रही है, जैसे कि केन बेतवा लिंक का काम हो गया, बुंदेलखंड में 100 तालाबों का निर्माण हो गया, जल शक्ति विभाग के यहाँ पर स्थापना किया गया है, ठीक है। ग्राउंड वाटर के इलीगल निष्कर्षण पे 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। ये सारे कॉन्सेप्ट है। और देखो अभी यहाँ पर ये डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट में बताया भी गया है कि हाउ उत्तर प्रदेश इज मूविंग टुवर्ड्स वाटर सस्टेनेबिलिटी। हम जल सततता की तरफ आगे बढ़े, किस प्रकार से, इसी को इसमें डिस्कस किया गया, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर रिपोर्ट में बताता भी है कि जो सरकार की अमृत सरोवर स्कीम है, इस अमृत सरोवर स्कीम के अंतर्गत पूरे भारत में सबसे अच्छा जो परफॉर्मिंग स्टेट है वो कौन है?
वह है आपका यूपी। टॉप 5 परफॉर्मिंग स्टेट में अमृत सरोवर स्कीम के अंतर्गत यूपी आपका शामिल है, सबसे अच्छी बात है, ठीक है। तो ये भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है, आप सरकार के एफर्ट्स को यहाँ पर सराह सकते हो, बता सकते हो कि आपका पूरा क्वेश्चन का आंसर की फॉर्मेटिंग होगी, ठीक है। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी, क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि क्लासेस कैसी लग रही है। जितने केस स्टडी में बता रहा हूँ उनको नोट डाउन करते चलो, शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों, ठीक है, जो मैं आंसर राइटिंग डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूँ, ये सीरीज 100 दिन तक चलेगी, लेकिन उस 100 दिन तक चलाने में आपका एफर्ट बहुत जरूरी है। वीडियो को लाइक सब लोग करो, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट सब लोग करो, ठीक है। सब लोग बताओ कि क्लास कैसी लगी, और डेली बताओ, ऐसा नहीं कि केवल एक दिन, सर मैंने पहले दिन बता दिया था, नहीं, हर दिन आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्लासेस कैसी जा रही है, कैसी लग रही है। तब हम लोग को भी लगे कि हाँ भाई हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोगों के एफर्ट्स डाउन होते जाएंगे, आप लोगों का रिस्पॉन्स डाउन होता जाएगा, तो हमारा क्लास लेने का एफर्ट जो होगा वो भी यहाँ पर अपने आप कम होता जाएगा, ठीक है। तो सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं आप लोग अगली क्लास में।